हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 21 जुलाई 2026 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और द इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो बेसिकली ये जो 3 आर्टिकल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाए हैं, इन 3 आर्टिकल्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल्स पर डिस्कस करने से पहले हम आज का जो फ्रंट पेज है न्यूज़पेपर का वो देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कल बताया भी था कि संसद का जो मॉनसून सेशन है, जो मॉनसून सत्र है, वो कल शुरू हुआ है। और इसी के साथ दिल्ली की सड़कों पर, मतलब पार्लियामेंट हाउस के आसपास की जो सड़कें हैं, वहाँ पर कल बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला है। ठीक है। और पुलिस ने जो है वो इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया है, कई जगह आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं और साथ ही साथ कई सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको जो है वो डिटेन भी पुलिस के द्वारा किया गया है। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वो इंसिडेंस हुआ है कल। और इसी दौरान जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है, जिसका ये पूरा का पूरा मतलब जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनकी मुलाकात यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा से है, उनसे मुलाकात हुई है। ठीक है। इन्होंने सरकार को अपनी जो जो मांगे हैं उसका एक पत्र जो है वो दिया है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इनकी बातें जो है वो सुनेंगे, लेकिन इनकी जो मांगे हैं, जो डिमांड है, उनको पूरा करने को लेकर कोई भी कमिटमेंट जो है वो सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। ठीक है। आप देखते हैं आने वाले दिनों में ये चीज़, ये जो प्रोटेस्ट है या जो इनकी मांग है, जो डिमांड है, वो किस तरफ जाती है। ठीक है ना। अभी आपको ये भी पता होगा कि जो सोनम वांगचुक है, वो हंगर स्ट्राइक उनकी चल ही रही है ना। उनको हालांकि हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट किया गया है, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो हंगर स्ट्राइक है वो कहा जा रहा है कि वो अभी भी चालू है ना। तो इसमें देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या जो है वो इसमें प्रोग्रेस होती है इस चीज़ में, है ना। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बीच में एक आर्टिकल है यहाँ पर, इस तरीके के जो पेजेस हैं आज, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटी वाला जो पेज है, यहाँ पर पूरा का पूरा ये प्रोटेस्ट को ही लेकर खबर है। सिटी वाले पेज पर भी यही खबर है। तो ये सारी खबर चल रही है और इसी को लेकर एक, इसी से रिलेटेड एक एक्सप्लेन पेज पर आर्टिकल भी है। ठीक है। वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी न्यूज़ जो है वो और देख लेते हैं, देन वी विल मूव अहेड। ये वाली कि इंडिया ऑल सेट टू गेट इट्स फर्स्ट डेंगी वैक्सीन। ठीक है। डेंगी, या जिसको हम लोग हिंदी में डेंगू कहते हैं, उसकी पहली वैक्सीन जो है वो इंडिया को मिलने वाली है। ठीक है। देखो, तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि इंडिया इज़ ऑल सेट टू गेट इट्स फर्स्ट डेंगी वैक्सीन। जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI जो है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है जैपनीज कंपनी टाकेडा बायो फार्मास्यूटिकल्स को। ठीक है। ये इंडिया की पहली जो डेंगू वैक्सीन है वो डेवलप कर रही है, जिसका नाम है क्यूडेंगा। नाम याद रखिएगा, क्यूडेंगा। ठीक है। और ये पहली ऐसी वैक्सीन है जिसको ग्रीन लाइट या जिसको अप्रूवल जो है वो इंडिया में दिया गया है। इस वैक्सीन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये डेंगी के जो जो डेंगी वायरस के स्ट्रेन्स होते हैं, 4 स्ट्रेन्स, उन चारों के अगेंस्ट ये प्रोडक्शन देगा। दैट इज डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3 एंड डेनवी 4। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड रिगार्डलेस ऑफ प्रायर डेंगी एक्सपोजर, यानी कि अगर आपको आज से पहले कभी डेंगी हुआ है, नहीं हुआ है, उसके रिगार्डलेस आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि इट ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर प्री वैक्सीनेशन टेस्टिंग, कि वैक्सीन लगाने से पहले किसी भी तरीके की और कोई टेस्ट या जांच कराने की ज़रूरत भी इसमें नहीं है। ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि इसको सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर किया जाता है। सबक्यूटेनियसली मतलब स्किन के अंदर इसको लगाया जाता है। और ये वैक्सीन जो है वो 2 डोज रिजीम में आती है, 0.5 ml ईच गिवन 3 मंथ्स अपार्ट। यानी कि इस वैक्सीन का जो कोर्स है वो 2 वैक्सीन का है, मतलब 2 बार आपको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, है ना। 0.5 ml हर बार और 3 महीने के अंदर में, मतलब एक अभी लगाएंगे तो एक 3 महीने के बाद। ठीक है। अब ये जो कंपनी है जापान की, दैट इज ताकेडा, इसने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप की है विद द हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई, और ये लगभग हर साल 50 मिलियन डोजेज जो है वो बनाएंगे। ठीक है। और इसमें यहाँ पर एक और बात लिखी गई है कि 2022 में इसको लॉन्च किया गया था क्विडेंगा को, और इसको अभी तक 43 देशों में जो है वो अप्रूवल मिल चुका है। और अभी तक टोटल जो है वो 32 मिलियन डोजेज, ठीक है, 32 मिलियन डोजेज जो है ये पूरे दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये लिखा गया है कि ये जो अप्रूवल आया है ये इंडिया के लिए ऐसे एक क्रिटिकल समय पर आया है जब हमारे देश में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं डेंगू के, ठीक है, वो पिछले 2 दशकों में 11 फोल्ड यानी कि 11 टाइम्स जो है वो केसेस बढ़ गए हैं। ठीक है। पूरी की पूरी दुनिया में जितने डेंगू के केसेस होते हैं उसमें से 1/3 जो है वो इंडिया में ही है ना। तो बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि जो इस डिजीज़ का जो बर्डन है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और ये एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है।
ठीक है, और ये 125 से ज़्यादा देशों में हालांकि ये बीमारी है, लेकिन इंडिया में ये 1/3 है, मतलब ऑफ द ग्लोबल बर्डन 1/3 जो है वो इंडिया में है। तो इंडिया में आप समझ सकते हैं कि इस डिजीज़ का बर्डन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में जवाब दीजिएगा कि कौन सा मॉस्किटो जो है, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, है ना, डेफिनेटली मुझे पता है कि आपने 100% मैं बता सकता हूँ कि आपने पढ़ा होगा। मुझे जवाब कमेंट्स में दीजिएगा कि विच मॉस्किटो, ठीक है, क्योंकि मॉस्किटो ही इसका वेक्टर या कैरियर आप कह सकते हैं। तो कौन सा मॉस्किटो है, विच स्पेसिफिक मॉस्किटो कॉजेज दी डेंगी वायरस, ठीक है, कि किसके उससे डेंगी वायरस जो है, किसके काटने से डेंगी वायरस फैलता है। ठीक है, चलिए, तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेन्ड पेज पर जो 2 आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर पहला यही लिखा गया है कि स्टेजिंग का प्रोटेस्ट, कि आप इस तरीके के जो भी प्रोटेस्ट देश में देखते हैं, जो आंदोलन देखते हैं, उनको लेकर हमारे जो लॉ हैं, ठीक है, हमारे जो कानून हैं, उनमें क्या अधिकार है, और इस तरीके के प्रोटेस्ट को रेस्ट्रिक्ट करने का अथॉरिटीज़ के पास क्या पावर है। ठीक है, तो वो दोनों बात हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जब हज़ारों लोग, ठीक है, हज़ारों लोग जो है वो दिल्ली में इकट्ठा हुए, जमा हुए फॉर द कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्लान्ड प्रोटेस्ट मार्च था टू द पार्लियामेंट, तो जब ये लोग इकट्ठा हुए तो उसके बाद पुलिस ने जो है इनके ऊपर एक्शन करना शुरू किया। ठीक है, पार्लियामेंट स्ट्रीट से पहले कई सारे बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए इन प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए। जो आई विटनेस हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, कई हालांकि इस तरीके के बहुत सारे कल वीडियोस वगैरह भी जो है वो देखने को मिल रहे थे अलग अलग टीवी चैनल्स वगैरह पे, तो वहाँ पर भी ये बात सामने आ रही थी, मतलब देखने को मिल रहा था कि लाठीचार्ज भी हुआ है ना, और इस भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए, भीड़ को खाली करने के लिए या भीड़ को किसी एरिया से हटाने के लिए वहाँ पर टीयर गैस या आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया गया है। ठीक है, एंड द पुलिस एक्शन हैज़ वंस अगेन ब्रॉट इनटू फोकस द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग प्रोटेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो पुलिस ने यहाँ पर एक्शन लिया है, इससे एक बार फिर से जो लीगल फ्रेमवर्क है, विच इज़ मतलब जो इस तरीके के प्रोटेस्ट किस तरीके के लीगल फ्रेमवर्क से गवर्न होते हैं, वो चीज़ फिर से एक बार फोकस में आ गई है। स्पेशली जो सेक्शन है 163, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS का जो सेक्शन 163 है, ठीक है, ये बेसिकली वो सेक्शन है जो आपने पहले बहुत बार सुना होगा, धारा 144, धारा 144, है ना, सेक्शन 144। तो जो CRPC का सेक्शन 144 हुआ करता था, उसी का ये रिप्लेसमेंट है ना। जब CRPC में 144 था, वो BNSS में आके कितना हो गया है, 163। ठीक है, इसका जो मेन पर्पस होता था, पहले आपने सुना होगा कि कहीं पर भी अगर कोई इस तरीके के, मतलब पुलिस को लगता था कि कहीं पर कोई इस तरीके की घटना हो सकती है, तो वहाँ पर बेसिकली 144 लगा दी जाती थी। 144 में एक मेन जो क्लॉज है वो ये होता है कि एक जगह पर, ठीक है, कुछ 4 या 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो मतलब एक तरीके से ये भीड़ को कंट्रोल करने के लिए या किसी जगह पर भीड़ जमा ना हो, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो इसको मैं आगे आपके साथ देख लेंगे थोड़ा सा क्या है ये सेक्शन 163। तो यहाँ पर देखिए ये लॉ में क्या लिखा गया है कि हमारा, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो प्रोटेस्ट करने का या इस तरीके के आंदोलन करने का जो अधिकार है, वो आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(b) में आता है। ठीक है, हमारे संविधान में ये अधिकार है। उसमें बेसिकली सिटीजन्स को ये गारंटी दी गई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत, और 19(1)(b) के अंडर में जो है वो आपके पास या किसी व्यक्ति के पास कहीं पर भी असेंबल पीसफुली, ठीक है, कि आप शांति तरीके से कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, एंड दैट टू विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स मतलब बिना हथियारों के। ठीक है ना, आपका ये अधिकार है, ये 19(1)(b) में दिया गया है। हालांकि ये जो राइट्स हैं, ये आपने पॉलिटी में भी बहुत बार पढ़ा होगा या हर बार ही पढ़ते हैं कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, आर्टिकल 19(2) और आर्टिकल 19(3) जो है वो स्टेट को या अथॉरिटी को ये परमिट देता है कि वो इन राइट्स के ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि द वर्ड इंपॉर्टेंट इज रीजनेबल, कि सिर्फ रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है बल्कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाना है। ठीक है, और वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किस ग्राउंड पर लग सकता है, इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी। अगर कभी भी किसी भी इस तरीके के प्रोटेस्ट से या किसी भी इस तरीके की असेंबली से, है ना, या आपके कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन का यूज़ करने से अगर हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है या हमारे देश की जो इंटीग्रिटी है, अगर उसको असर पड़ता है, या फिर स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा है, या किसी फॉरेन स्टेट के साथ हमारे जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं अगर उनको कोई खतरा है, कोई पब्लिक ऑर्डर का इशू है, डिसेंसी या मॉरलिटी का इशू है, तो अगर इस तरीके के कुछ इश्यूज हैं, तो इनके आधार पर जो स्टेट है या जो अथॉरिटीज़ हैं, वो आपके आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और आर्टिकल 19(1)(b) के अंतर्गत जो आपके पास राइट है
टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, बट दैट रेस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल। ठीक है ना, रीजनेबल वर्ड जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। ठीक है बात। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका मतलब यही है कि सिटीजन्स आर फ्री टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। ठीक है, आप कोई भी तरीके का प्रदर्शन या आंदोलन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उसको रेगुलेट कर सकती है वेयर एंड हाउ दे टेक प्लेस। ठीक है, कि कहाँ पर जो है वो धरना प्रदर्शन होगा, है ना, किस तरीके से होगा, उसको अथॉरिटीज या गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि इस तरीके के जो धरने प्रदर्शन किए जाते हैं उसमें कई बार या ज़्यादातर हर बार ही ऐसा होता है कि आपको पुलिस की परमिशन लेनी होती है। ठीक है, और जो भी डेजिग्नेटेड साइट्स हैं कि जहाँ पर आपको धरना प्रदर्शन करने की, इस तरीके का आंदोलन करने की अगर कहीं पर परमिशन आपको मिली है, परमिशन लेनी पड़ती है, उसमें जगह का नाम मेंशन करना पड़ता है, तो जहाँ पर भी आपने वो परमिशन ली है सिर्फ वहीं पर आप कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में जंतर मंतर जो है वो अब इसी चीज़ के लिए फेमस हो चुका है। ठीक है ना, कि किस तरीके के कोई भी बड़े प्रदर्शन है वो जंतर मंतर पर ही होते हैं दिल्ली में। या अगर मुंबई की हम बात करें तो मुंबई में एक जगह है दैट इज़ आज़ाद मैदान, तो वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। और इसमें यह भी लिखा गया है कि जो अंडर सेक्शन 163 ऑफ द बीएनएसएस के अंतर्गत प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स का यूज़ भी किया जा सकता है इस तरीके के प्रोटेस्ट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बात समझ गए। अब सेक्शन 163 जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है कि वो रिटर्न डायरेक्शंस जारी करें। ठीक है, वो लिखित में जो है वो निर्देश जारी करें वेयर इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडीज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ और पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और द पॉसिबिलिटी ऑफ राइट और अफरे। ठीक है, कि अगर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है अगर उसको ये लगता है, ठीक है, कि कहीं पर मान लीजिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि आप कहीं पर सड़क बंद करके बैठ गए, ठीक है, सड़क पर आपने जाम लगा दिया, या किसी तरीके से ह्यूमन लाइफ को या जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का मतलब जो आम जनता की जो सुख शांति है अगर वो कहीं भंग हो रही है, या फिर मान लीजिए इस तरीके के किसी धरना प्रदर्शन से कोई राइट होने के, ठीक है, राइट मतलब कोई दंगे वगैरह फैलने की अगर, या दंगे भड़कने की अगर कोई चांसेस है, तो उस स्थिति में जो सेक्शन 163 है बीएनएसएस का, जिसने रिप्लेस किया है 144 को, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है कि वो रिटर्न डायरेक्शंस जारी कर सकता है। ठीक है, और ऐसे स्थिति में अगर उसको लगता है कि इमीडिएट प्रिवेंशन या स्पीडी रिकवरी रेमेडी की ज़रूरत है तो वो इस तरीके के डायरेक्शन जारी कर सकता है, उसके पास ये पावर है। ठीक है, अब ये प्रोविजन जो है वो एक इमरजेंसी मेजर के रूप में डिज़ाइन किया गया है, और जो ऑर्डर्स हैं दे ऑर्डिनरीली रिमेन इन फोर्स फॉर नॉट मोर देन 2 मंथ्स अनलेस एक्सटेंडेड अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, कि एक बार जो इस तरीके के निर्देश जारी किए जाते हैं उनका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है जब तक वो लागू रह सकते हैं वो है 2 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब इंडिया ने जो है इस अप्रोच को इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा जो है वो फेवर किया है, मतलब इसको ये कहा है कि ये एक्शन ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल हुई थी जेनेवा में 2021 में, वहां पर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने यह कहा था कि दैट वाइल पीसफुल असेंबली इज चेरिस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, कि पीसफुल तरीके से असेंबल करना ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है, लेकिन गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो बैलेंस इट विद द ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर एंड राइट टू लाइफ। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसको इस अधिकार को बैलेंस करना होगा, जो पब्लिक ऑर्डर है उसको प्रोटेक्ट करने की उसकी जो जिम्मेदारी है, और जो लोगों के राइट टू लाइफ को मेंटेन करने की या मैनेज करने की जो उसकी जिम्मेदारी है उसके साथ बैलेंस करना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने ये कह दिया कि हमारा तो अधिकार है, ठीक है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है इस तरीके के धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करने का, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे दूसरे लोगों की राइट टू लाइफ, है ना, लोगों का जो पब्लिक ऑर्डर है वो सारी चीज़ें हार्म नहीं होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन डू इट। ठीक है, अब ये जो सेक्शन 163 है इसको एक्चुअली कैसे इस्तेमाल किया गया है, देखो, जो सेक्शन 163 है इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद प्रोहिबिटिंग प्रोटेस्ट। ठीक है, जनरली मतलब इसका जो इस्तेमाल है वो प्रोटेस्ट वगैरह को प्रोहिबिट करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो एम्पेरिकल एविडेंस है वो दिखाते हैं कि प्रोटेस्ट रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस फॉर्म ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट्स यूज इन दिल्ली। ठीक है, कि दिल्ली में इसका इस्तेमाल, इसका मतलब ये है कि और चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए भी किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ एडवोकेट्स हैं, इनका नाम दिया गया है, इन्होंने मार्च 2023 में एक स्टडी पब्लिश करी है इनकी, इसमें इन्होंने लगभग जो दिल्ली में जनवरी 2021 से लेकर 2022 के बीच में जो दिल्ली में लगभग 5400 सेक्शन 144 के ऑर्डर्स इशू किए गए उनकी इन्होंने स्टडी की है, और इसमें यह पाया कि सिर्फ 1.5% ऑफ द ऑर्डर जो है वो रिलेटेड थे
वर रिलेटेड टू प्रोहिबिटेड अनलॉफुल असेंबलीज। ठीक है, कि सिर्फ 1.5% ऑर्डर जो है वो इस तरीके की पीसफुल असेंबलीज को प्रोहिबिट करने से रिलेटेड थे। बाकी दिल्ली की जो 18 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से 5 ने जो है डिड नॉट इशू अ सिंगल असेंबली रिलेटेड ऑर्डर ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, 18 में से 5 डिस्ट्रिक्ट्स ने तो, पुलिस डिस्ट्रिक्ट ने तो इस तरीके का कोई ऑर्डर दिया ही नहीं, मतलब जो असेंबली रिलेटेड हो। ठीक है, लेकिन फिर भी 5,400 ऑर्डर जो है वो जारी किए गए हैं एक साल में। तो इसका मतलब ये किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि दैट एन इमरजेंसी पावर इंटेंडेड फॉर एक्सेप्शनल सिचुएशन हैड ग्रेजुअली बिकम अ टूल ऑफ रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि ये एक इमरजेंसी पावर है ना, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इमरजेंसी पावर दी गई है, किन किन कंडीशंस में और आपको बताया, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि ये एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनता जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे, मतलब इमरजेंसी अगर है तो 5,400 ऐसे केसेस इमरजेंसी के बहुत ज़्यादा है ना। फिर इसके बाद ये भी लिखा गया है इस स्टडी में, मतलब ये पाया इन्होंने कि ऑलमोस्ट एवरी ऑर्डर हैड बीन रीइशूड द मोमेंट द 2 मंथ्स एक्सक्यूटरी लिमिट एक्सपायर्ड। मैंने आपको बताया कि एक बार ऑर्डर जो है अगर आप उसको एक्सटेंड नहीं करते हैं तो वो 2 महीने तक वैलिड रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि लगभग हर ऑर्डर जो है उसको री इशू किया गया है, मतलब उसको एक्सटेंड एक तरीके से किया गया है जब 2 महीने की लिमिट पूरी हो रही थी तब। कैरेक्टराइजिंग इट एज अ सिटी वाइड मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ इशूइंग साइक्लो स्टाइल्ड ऑर्डर। साइक्लो स्टाइल्ड ऑर्डर मतलब कि एक के बाद एक, मतलब सेम ऑर्डर दोबारा आ गया है ना, जैसे कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान व्हेन द कंडीशन जस्ट दैट जस्टिफाइड द ओरिजिनल ऑर्डर नो लॉन्गर हेल्ड। ठीक है, मतलब कोविड के समय में भी इस तरीके का हुआ था, ये अभी भी मतलब इस तरीके का बहुत हो रहा है ना, ऐसा इनका कहना है। कि अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट व्हाइल गवर्नमेंट्स में रेगुलेट प्रोटेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर दे कैन नॉट एक्सटिंग्विश द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पीसफुल असेंबली ऑल टुगेदर। ठीक है, तो कोर्ट ने ये बात कही है कि इस तरीके के जो प्रोटेस्ट वगैरह हैं उनको पब्लिक ऑर्डर में, है ना, पब्लिक ऑर्डर के हित में गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, ये उसके पास अधिकार है। लेकिन जो पीसफुल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमारे पास संवैधानिक आधार है, अधिकार है, उसको गवर्नमेंट या पुलिस या कोई भी अथॉरिटी पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक केस है, देखो 1973 का, हिम्मत लाल के शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसमें कोर्ट ने यह कहा कि दैट व्हाइल द स्टेट में रेगुलेट पब्लिक मीटिंग्स ऑन स्ट्रीट्स इट कैन नॉट इम्पोज एन आर्बिट्ररी एक्सक्लूजन दैट इफेक्टिवली डिप्राइव सिटीजंस देयर राइट टू असेंबल। ठीक है, कि आप पब्लिक मीटिंग जो है वो सड़कों पर नहीं कर सकते, उसको जो अथॉरिटी है, जो स्टेट है, जो पुलिस है, वो रेगुलेट कर सकती है, लेकिन आप किसी भी तरीके का ऐसा आर्बिट्रेरी एक्सक्लूजन नहीं लगा सकते जो सिटीजन्स को या नागरिकों को असेंबल करने के अधिकार को छीनता हो। ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का पीसफुल असेंबली जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है। एट द रूट ऑफ दिस कंसेप्ट लाइज द सिटीजन राइट टू मीट फेस टू फेस विद अदर्स फॉर द डिस्कशन ऑफ देयर आइडियाज एंड प्रॉब्लम्स वेदर इट इज रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। तो उनका यह कहना है कि इस कंसेप्ट का जो रूट है, किस कंसेप्ट का, राइट टू पीसफुल असेंबली का, उसमें बेसिकली क्या है, सिटीजन्स का अधिकार है, नागरिकों का अधिकार है कि वो फेस टू फेस, यानी कि एक दूसरे के सामने फेस टू फेस मिले, है ना, और कुछ इस तरीके के जो आइडियाज़ हैं उनके, या जो उनके इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो रिलीजियस प्रॉब्लम्स हो, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो, इकोनॉमिक हो या सोशल हो, उनको वो आमने सामने बैठ के डिस्कस कर सके। तो ये उनका अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इट इज़ डाउटलेस ट्रू दैट द स्टेट और लोकल अथॉरिटी कैन रेगुलेट इट्स प्रॉपर्टी in order to serve its public purposes, but there is a constitutional difference between reasonable regulation and arbitrary exclusion। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने यही कहा कि स्टेट या लोकल अथॉरिटी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को रेगुलेट कर सकती है पब्लिक पर्पस को सर्व करने के लिए। ठीक है, मतलब पुलिस ये आपसे कह सकती है कि सड़क जो है वो आम आदमी के चलने के लिए है, आपके धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। ठीक है, ये सरकार का तर्क या अथॉरिटी का या पुलिस का तर्क हो सकता है, लेकिन कोर्ट में ये बात साफ साफ कही है कि रीजनेबल रेगुलेशन और आर्बिट्ररी एक्सक्लूजन में अंतर है। ठीक है, कि रीजनेबली अगर आप इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं तो वो समझ में आता है, रीजनेबल रेगुलेशंस कर रहे हैं तो समझ में आता है, बट आर्बिट्ररी तरीके से नहीं किया जा सकता। इसके बाद यहाँ पर एक और केस आया है, मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का ये केस है। इस केस में बेसिकली जो ये सेक्शन 144 लगाया गया बार बार, ठीक है, जिससे पब्लिक मीटिंग्स को प्रोहिबिट किया जा रहा था, डेमोन्स्ट्रेशंस और पार्लियामेंट के सामने जो धरना वगैरह था, है ना, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सेंट्रल विस्टा या एडजॉइनिंग एरियाज,
वहाँ पर जो इस तरीके का धरना प्रदर्शन किया जा रहा था उसको बार बार रोकने की कोशिश की जा रही थी सेक्शन 144 लगा के। तो उसी को बेसिकली इन्होंने वहाँ पर कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 144 की वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि एक इमरजेंसी पावर है, लेकिन इसमें यह भी कहा कि ये कोई ऐसा परमानेंट मैकेनिज्म नहीं बनना चाहिए प्रोटेस्ट को प्रोहिबिट करने के लिए। इसमें यह कहा गया द ऑर्डर्स फॉर्मली रिक्वायर्ड प्रायर परमिशन, अथॉरिटीज हैड इफेक्टिवली कन्वर्टेड द परमिशन रिक्वायरमेंट इनटू अ ब्लैंकेट बैन बाय रूटीनली रिफ्यूजिंग परमिशन। ठीक है, तो इसमें यह भी कहा गया है कि ऑर्डर्स फॉर्मली रिक्वायर्ड प्रायर परमिशन, ठीक है, मतलब कि आप इस तरीके का कोई भी अगर प्रोटेस्ट या धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत है, लेकिन अथॉरिटीज ने जो है ये परमिशन रिक्वायरमेंट को एक ब्लैंकेट बैन बना दिया कि वो आप मतलब बार बार जब भी उनसे परमिशन लेने जाएंगे वो आपको परमिशन ही नहीं दे रहे हैं, है ना। तो उससे क्या होगा कि एक तरीके से मतलब आपका जो अधिकार है, आप जब भी जाएं, मतलब आज मान लीजिए आप आज परमिशन लेने गए इस तरीके की किसी प्रोटेस्ट की, आपको नहीं दी गई, आप 2 दिन बाद फिर गए फिर नहीं दी गई, आप हफ्ते भर बाद गए फिर भी नहीं दी गई, इसी तरीके से 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, 6 महीने आपको कोई परमिशन ही नहीं मिल रही है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि आपके जो अधिकार है, जो आपका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू होल्ड द प्रोटेस्ट, वो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ये कोर्ट ने कहा है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जजमेंट ऑल्सो डेल्ट विद एन एनजीटी ऑर्डर दैट हैड प्रोहिबिटेड ऑल प्रोटेस्ट अलॉन्ग द जंतर मंतर रोड। यहाँ पर जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके ये एक ऑर्डर है, उसमें यह कहा गया है कि जो जंतर मंतर रोड है उसके अलॉन्ग प्रोटेस्ट प्रोहिबिट किया गया है। तो वहां पर उसको भी डील करते हुए कोर्ट ने यह कहा, सेटिंग असाइड द ब्लैंकेट प्रोहिबिशन द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द सॉल्यूशन वाज नॉट टू बैन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑल टुगेदर। ठीक है, सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से किसी भी इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन को, धरना प्रदर्शन को, प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से बैन कर दें, है ना, लेकिन सॉल्यूशन ये है कि आप उसको इस तरीके से रेगुलेट करें कि जो प्रोटेस्टर्स के अधिकार हैं, ठीक है, उनको भी आप बैलेंस करें विद द राइट्स ऑफ लोकल रेसिडेंट्स। ठीक है, वही बात है कि दोनों के राइट्स के बीच में बैलेंस लेके चलना है। आप पूरी तरीके से जो प्रोटेस्टर्स का अधिकार है टू होल्ड द प्रोटेस्ट, उसको भी आप, उसके ऊपर आप परमानेंट बैन या इस तरीके का परमानेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अथॉरिटीज को यह भी डायरेक्ट किया है कि आप इस तरीके के गाइडलाइंस बनाएं जिससे प्रोटेस्ट को गवर्न किया जा सके, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कि कितने लोग उसमें इस तरीके के प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, मेंटेनिंग मिनिमम डिस्टेंसेस फ्रॉम द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट से मिनिमम डिस्टेंस बना के रखनी है, इतनी पार्लियामेंट के आप इससे ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो सेंसिटिव लोकल्स लोकेशंस हैं, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट के या सुप्रीम कोर्ट के या बाकी और जो भी लोकेशंस है, उनसे एक मिनिमम डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी होगी कि आप उनके इससे नज़दीक नहीं जा सकते, है ना। प्रिस्क्राइबिंग द लिमिट्स, द टाइम लिमिट्स एंड प्रोहिबिटिंग वेपन सच एज फायर आर्म्स, लाठीज एंड स्वर्ड्स। ठीक है, कि टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की जाए कि इतने घंटे का आपको समय दिया जा रहा है प्रोटेस्ट करने का, है ना। और इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई वेपन्स जो है, ठीक है, कोई हथियार, किसी भी तरीके के फायर आर्म्स, लाठीज, तलवारें, स्वॉर्ड्स, ये सब ना यूज़ हो। ठीक है, इस तरीके के गाइडलाइंस बनाने की बात यहाँ पर की गई है। द रूलिंग इफेक्टिवली रीअफर्म्ड जंतर मंतर एज दिल्ली डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट। उसमें जंतर मंतर जो दिल्ली का डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है उसको इन्होंने रीअफर्म किया है, और ये बात बड़ी क्लियर की है कि दैट रेगुलेशन मस्ट नॉट बिकम प्रोहिबिशन, कि रेगुलेशन आप बनाइए। ठीक है, अथॉरिटीज को ये बोला गया है कि रेगुलेशन आप बनाइए कि कैसे इस तरीके के प्रोटेस्ट को आप कंट्रोल करेंगे, बट आप प्रोटेस्ट करने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद 2020 में एक और केस आता है, दैट इज अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, ये बेसिकली जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ था वहां से ये केस निकल के आया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि प्रोटेस्ट जो है वो सिर्फ आइडेंटिफाइड एरियाज में होनी चाहिए, यानी कि ऐसी जगह जो पहले से आइडेंटिफाइड या चिन्हित है, सिर्फ वहीं पर प्रोटेस्ट होने चाहिए। और प्रोटेस्टर जो है वो पब्लिक रोड्स को ब्लॉक नहीं कर सकते और बाकी लोगों को असुविधा पैदा नहीं कर सकते, मे कैन नॉट कॉज अनकन्वीनियंस टू अदर्स। ठीक है, वहां पर कोर्ट ने यही कहा है कि आप पब्लिक रोड्स को ब्लॉक नहीं कर सकते। आप किसी भी पीरियड में, मतलब किसी भी एरिया में इनडेफिनेट पीरियड का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो ये सिर्फ उस एरिया में हो सकता है जो प्रोटेस्ट के लिए आइडेंटिफाई किया गया है, और साथ ही साथ आप और लोगों के लिए, जो आम जन है, उनके लिए किसी भी तरीके की असुविधा या इनकन्वीनियंस क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए। यहाँ से आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल गया होगा कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उनके पास प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b। अथॉरिटीज़ उसको हालांकि रेगुलेट या कंट्रोल कर सकती हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि आप उसके ऊपर रेगुलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, बट पूरी तरीके से आप प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार है, जो हमें संविधान अधिकार देता है, उसके ऊपर आप परमानेंट बैन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गई बात। तो इसके बाद ये वाला आर्टिकल हम लोग देखते हैं कि डिस्पाइट रिकॉर्ड सोलर अडॉप्शन वाई केरला इज फेसिंग पावर कट्स। ठीक है, कि केरला में
सोलर पावर का यूज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मतलब यूज़ इन द सेंस कि प्रोडक्शन सोलर पावर के थ्रू बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं। अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, देखिए, तो इसमें लिखा गया है कि केरला इज अमंग इंडियाज लीडिंग स्टेट्स व्हेन इट्स कम्स टू हाउस होल्ड एडॉप्शन ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल्स अंडर द पीएम सूर्य घर योजना। ठीक है, जो ये पीएम सूर्य घर योजना लाई गई है सरकार के द्वारा, इसके अंतर्गत जो सोलर रूफटॉप पैनल्स हैं उनका अडॉप्शन, मतलब जो घरों की छतों में रूफटॉप पैनल्स, सोलर पैनल लगाए जाते हैं, केरला उनमें से लीडिंग स्टेट्स है। ठीक है, हालांकि ये जो स्कीम की सक्सेस है ये पूरे देश में अनइवन रही है। अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की हम बात करें तो केरला जो है वो चौथे नंबर पर है, ठीक है, और कई सारे जो बड़े राज्य हैं उनसे आगे है। तो ये मैं आपको अगर इसका डेटा दिखाऊं, यहाँ पर हालांकि जो डेटा है वो 1 महीना पुराना है, मतलब इन्होंने जो डेटा दिया गया है वो मई 2026 का है। मैं आपको उससे भी ज़्यादा लेटेस्ट जून 2026 का डेटा दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, तो ये बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पर डेटा देखना चाहें तो ऐसे नीचे को आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्टेट वाइज RE, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज ऑन 30 जून 2026। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये PDF मिलेगी। इस PDF में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सोलर पावर, विंड पावर, बायो पावर, हाइड्रो, स्मॉल, लार्ज सब दिया हुआ है ना। तो इसमें से हमें बेसिकली सोलर पावर देखना है, और सोलर पावर में भी अगर हम बात करें तो ये वाला जो सेकंड कॉलम है दैट इज RTS, रूफ टॉप सोलर इंक्लूडिंग PM सूर्य घर योजना। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी दिखाई देगी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दैट इज गुजरात, ठीक है, 7,435। नेक्स्ट इज योर महाराष्ट्र 5,973। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश 2,350, फिर है राजस्थान 2,315, और फिफ्थ नंबर पर आता है केरला 2,037। ठीक है, तो ये चौथे नंबर पे नहीं है, 5वें पे है। मतलब अब उन्होंने वो मई का डेटा लिया है, मैंने आपको जून का दिखाया, तो इस तरीके का डेटा जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि येट दिस इज एट द हार्ट ऑफ अ चैलेंज एट मीटिंग इट पावर डिमांड। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पर सोलर पावर से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसके बाद भी जो उसकी पावर की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब ये चीज़ थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगती है ना, कि आप ये समझ सकते हैं, मतलब आपको ये लगेगा कि अगर रूफटॉप सोलर पैनल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बेहतर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे जो जवाब है वो ये है। देखिए, डेटा हमें ये दिखाता है कि केरला की जो सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 2508 मेगावाट्स है, टोटल सोलर की बता रहा है, मई 2026 तक। ठीक है, और इसमें से जो है वो रूफटॉप पैनल्स में से 2036 है। अब इस स्कीम के अंदर अगर हम बात करें, स्कीम मतलब ये जो PM सूर्य घर योजना स्कीम है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 3 लाख हाउस होल्ड्स या 3 लाख घरों में 2,96,000 इंस्टॉलेशन है। ठीक है, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1150 मेगावाट की है। ये रूफटॉप सोलर पैनल्स की बता रहा है, ये रूफटॉप पैनल्स की नहीं बल्कि उसके अंदर भी जो PM सूर्य घर योजना है उसके अंतर्गत बता रहा है। इसके कंपैरिजन उन्होंने कर्नाटक से किया है, जो नेबरिंग स्टेट है, वहाँ पर सिर्फ 22,000 के आसपास इंस्टॉलेशन हैं 33,000 34,000 घरों में, और उसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो सिर्फ 91 मेगावाट्स की है। ठीक है, अब यहाँ पर यह लिखा गया है कि द शेयर ऑफ सोलर पावर एज अ होल इज मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ठीक है, जितनी वहाँ पर जो रिन्यूएबल की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सारे सोर्सेज से मिला के, उनमें से 50% से ज़्यादा जो है वो सोलर की है। ठीक है, ये मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर, आप ये जो केरला वाला रो है इस पर फोकस करें तो केरला की टोटल एनर्जी जो है आपको वो दिख रही है ये 4,762 मेगावाट्स, और इसमें से अगर हम सोलर की बात करें टोटल तो 2,404, तो 50% से ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसी में आगे कहा गया है कि दिस प्रोपोर्शन इज इवन बेटर देन ऑल इंडिया शेयर ऑफ सोलर पावर इन द ओवरऑल पावर जनरेशन मिक्स। इंडिया में जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है वो 532 गीगावाट है, और उसमें से सोलर जो है वो सिर्फ 150 है। ठीक है, तो बेटर है ये। अब इस इशू की अगर हम बात करें तो देखिए, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहाँ पर जो पावर की डिमांड है वो पीक करती है दिन के समय में। केरला में हालांकि जो पीक डिमांड है वो शाम के समय में होती है, यानी कि 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, क्योंकि 75% ऑफ द कंज्यूमर जो है वो डोमेस्टिक हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शंस 20% के आसपास है बस। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एक मिसमैच क्रिएट हो रहा है। मिसमैच किस चीज़ का है कि जो अबेंडेंस ऑफ सोलर पावर एनर्जी है ड्यूरिंग द डे एंड द शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई एट नाइट, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है वो आप सिर्फ दिन के समय में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिन के समय में सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको ज़रूरत रात को है वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब ये जो मिसमैच की प्रॉब्लम है ये सिर्फ केरला की प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया का जो पूरा का पूरा पावर ग्रिड है वो रात के समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन एक्सपीरियंस करता है। स्ट्रेन मतलब उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ता है। ठीक है,
अब इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि रात के समय में जो अगर डिमांड मान लीजिए कहीं पर कम भी हो जाती है तो सप्लाई उतनी ज़्यादा एडिक्वेट नहीं हो पाती है, तो ये एक इशू है। दूसरा इशू ये भी होता है कि कहीं कहीं पर रात के समय पर डिमांड बढ़ जाती है, जैसे केरला के केस में रात के समय में डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन जहां पर भी अगर रात के समय पर डिमांड नहीं भी बढ़ रही है या रात के समय में डिमांड अगर कम भी हो रही है, तब सप्लाई प्रॉब्लम करने लगती है। अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि द पावर प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर प्लांट्स ड्यूरिंग द डे इज एक्सपोर्टेड टू लो टेंशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड, कि दिन के समय में जो सोलर प्लांट से जो पावर प्रोड्यूस होती है उसको पावर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप ग्रिड में दिन के समय में ज़्यादा सोलर पावर को अगर मतलब जो ग्रिड्स हैं अगर उनको आप एक्सेसिवली फीड करेंगे सोलर पावर से, तो प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि दिन के समय में कंजम्पशन तो बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना। तो प्रॉब्लम ये होगा कि उससे सिस्टम में वोल्टेज बढ़ जाएगी, और वोल्टेज अगर बढ़ेगी तो उससे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो भी, और साथ ही साथ जो ट्रांसफार्मर्स वगैरह हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। अब ये लिखा गया है कि जिस समय पूरे देश में जो पावर सप्लाई है वो डिक्लाइन कर जाती है रात के समय में, तो केरला को क्या करना पड़ता है कि अपनी जो रात की डिमांड बढ़ती है उसको पूरा करने के लिए उसे महंगे दामों में बिजली जो है वो खरीदनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि जैसे जैसे हमारे जो रिन्यूएबल पावर सोर्सेज बढ़ेंगे, तो ये जो मिसमैच है कि जिस समय एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और जब हम उसको यूज़ करना चाहते हैं उसके बीच में जो मिसमैच है वो बढ़ेगा, तो उस मिसमैच को दूर करने का तरीका क्या है, स्टोरेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि इन्होंने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को जो है वो मतलब उसको और ज़्यादा बढ़ाया है, ताकि जो सोलर पावर दिन के समय में बढ़ रही है उसको स्टोर कर सकें रादर देन पंपिंग इट बैक टू द ग्रिड, क्योंकि ग्रिड में जो है वो उसको सप्लाई करने से प्रॉब्लम आती है ना। तो इस चीज़ से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि पावर को जो है वो जिस समय हमारी डिमांड बढ़ रही है उस समय भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल्स हो गए, क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, विद रेफरेंस टू रिसेंटली अप्रूव्ड डेंगी वैक्सीन क्यूडेंगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल 4 सीरोटाइप्स ऑफ डेंगू वायरस, करेक्ट। इट कैन बी administered respective of the individual's previous dengue infection status, correct. It requires pre-vaccination serological testing, नहीं, कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, दिस इज रॉन्ग, आंसर इज बी 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज, with reference to right to protest in India, consider the following statements. The right to protest flows from the fundamental rights guaranteed under Article 19(1)(a) and 19(1)(b), correct. The right to protest is an absolute right and cannot be restricted by the state. Not an absolute right, wrong. The state may impose reasonable restrictions on this right in the interest of public order and sovereignty and integrity of India, correct. Answer is 1 and 3 only, ठीक है। Next is with reference to section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita, consider the following statements. It replaces section 144, correct. It empowers an executive magistrate to issue orders in urgent cases to prevent danger or disturbance of public tranquility, correct. Orders under this provision are ordinarily valid for maximum of 2 months unless extended, correct. All three are correct. Answer is D, 1, 2 and 3. Next is with reference to rooftop solar power in India, consider the following statements. Rooftop solar installations can reduce dependence on centralized power generation, correct. Large scale adoption of rooftop solar alone can eliminate the need for grid scale energy storage, correct. The increasing share of solar power necessitates improvements in grid infrastructure and load management. Sorry, ये वाला second is wrong because large scale adoption of rooftop solar alone can eliminate, alone it cannot eliminate, ठीक है ना, this is wrong, this is correct, answer is 1 and 3 only. Next is, which of the following measures would be most effective in addressing the duck curve phenomena associated with हाई सोलर पावर पेनिट्रेशन, ठीक है। डक कर्व का मतलब होता है कि जितना आपका एनर्जी की डिमांड है और जितना आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पेसिफिकली रिन्यूएबल से या सोलर से, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको कहा जाता है डक कर्व। मतलब जैसे अगर हम बात करें ड्यूरिंग द डे टाइम और मतलब ड्यूरिंग दैट थ्रू आउट द डे, इस तरीके का कुछ कर्व बनता है, ठीक है, कि दिन के समय में, सुबह या शाम के समय में या रात के समय में, है ना, एनर्जी जितनी प्रोड्यूस हो रही है उतनी डिमांड है, कम प्रोड्यूस हो रही है कम डिमांड है, दिन के समय में प्रोडक्शन ज़्यादा है और डिमांड कम हो जा रही है, तो उससे इस तरीके का एक कर्व बनता है, एक डिफरेंस। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, यस, क्योंकि आप जिस समय प्रोडक्शन ज़्यादा है आप उसको स्टोर कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। टाइम ऑफ द डे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स टू शिफ्ट कंजम्पशन टूवर्ड्स डे टाइम, अब इसका मतलब ये है कि आप दिन के समय की बिजली को सस्ता कर दें ताकि ज़्यादा लोग जो है वो दिन में बिजली का इस्तेमाल करें। मतलब कंसेप्चुअली तो ठीक है बट प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करना उतना आसान नहीं है। इसके बाद है पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ठीक है, उसको एक्सपेंड करें कि जिस समय दिन के समय आपकी बिजली ज़्यादा बन रही है तो आप उसको हाइड्रो पावर को पंप करें, ठीक है, पानी को आप एक हाइट पर ले जाएं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएं, और रात के समय में जिस समय आपकी बिजली
सोलर से नहीं बन सकती है, आप वो हाइड्रो पावर का यूज़ करके बिजली प्रोड्यूस करें। तो दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द वे। इसके बाद है कर्टेलमेंट ऑफ ऑल रूफ टॉप सोलर जनरेशन ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, कि दिन के समय में आप जितना भी रूफ टॉप सोलर जनरेशन है उसको आप पूरी तरीके से बंद कर दें। तो इससे तो कंसेप्ट ही फेल हो जाएगा, है ना। दिन के समय में सोलर बना सकते हैं और वही नहीं बनाएंगे तो फिर फायदा क्या है। तो दिस इज रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, चलिए। तो इस कोर्स को अगर आप लंबे समय तक इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस कोर्स में ज़रूर एनरोल कीजिएगा। जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर जो इंग्लिश में पीडीएफ मिलेगी उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। बाकी कल को फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।